तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर हमको पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच फाइंड करना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच हम हेंडरसन इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट करते हैं या हेंडरसन इक्वेशन के जरिए हम लोग फाइंड करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन दोनों ही एसिडिक बफर में और बेसिक बफर में ड्राइव कर सकते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन से। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, ठीक ऐसे ही अगर हम बफर सॉल्यूशन के आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो हमको पीएच फाइंड करने का फार्मूला मिल जाता है या इक्वेशन मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेंडरसन इक्वेशन कहेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, हेंडरसन इक्वेशन बोलेंगे। अब एसिडिक बफर में हमको मालूम है कि एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच कांस्टेंट है और वो बनता कैसे है, वो वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर सॉल्ट लिया जाए और इनका एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो बफर सॉल्यूशन होगा और वो अपने अंदर पीएच में होने वाले चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है। मतलब उसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड बेस या वाटर डाल दें या लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख दें तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। अब बात ये आती है कि क्यों चेंज नहीं होता है, इसकी मैकेनिज्म भी हमने पढ़ ली है, इसकी मैकेनिज्म भी हमने पढ़ ली है। और जो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे वो ऐप पर जो वीडियो हैं उन वीडियो को देखकर अच्छे से उस चीज को समझ लें। अब बारी आती है कि हम पीएच कैसे फाइंड करते हैं। तो हेंडरसन इक्वेशन के जरिए पीएच फाइंड कर रहे हैं। अब हमने एसिडिक बफर का पीएच फाइंड करना है, सपोज करो। तो मैं एक जनरल एग्जांपल के बजाय एक रियल एग्जांपल लेता हूं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और बाद में हम उस रियल एग्जांपल को एक जनरल एग्जांपल के तौर पर कन्वर्ट कर देंगे। हमने एक रियल जो एसिडिक बफर है, जो सबसे ज्यादा नॉर्मल जनरल एसिडिक बफर है, वो क्या है, वो है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट CH3COONA। इसका जो सॉल्यूशन है वो एक एसिडिक बफर है और अच्छा एसिडिक बफर है। इसमें दो सब्सटेंस हैं, वीक एसिड एसिटिक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट सोडियम एसीटेट है। अब ये दोनों किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से डिसोसिएट या आयोनाइज होंगे। तो ये वीक एसिड है, ये बहुत कम डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट किस तरह से होगा, ये CH3COOH डिसोसिएट होके क्या देगा, अपना कॉन्जुगेटेड बेस, अपना कॉन्जुगेट बेस CH3COO नेगेटिव प्लस प्रोटॉन H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। जो सॉल्ट है वो ऑलमोस्ट आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। तो CH3COONA है, ये ऑलमोस्ट आयोनाइज फॉर्म में रहता है। तो CH3COO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। ऑलमोस्ट आयोनाइज है, इसके अंदर इक्विलिब्रिया सेट नहीं है, ये पूरा का पूरा आयनिक फॉर्म में है, आयोनाइज फॉर्म में है। तो केमिकल इक्विलिब्रिया या आयनिक इक्विलिब्रिया के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, एसिडिक बफर का जो इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, उसमें इसका अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि मैकेनिज्म में मैंने कंट्रीब्यूशन बताया था कि जब जो एसीटेट आयन है उसकी सप्लाई कहां से होती है, यहां से ही होती है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। और जो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रिया यहाँ पर स्टेबलाइज हो गया है, इसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर लगाएंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इक्वल आ जाएगा CH3COO नेगेटिव, जो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इनटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ये एसिड CH3COOH। तो Ka इक्वल क्या हो जाता है, Ka इक्वल हो जाता है एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनटू एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एसिड, एक्टिव मास ऑफ एसिड। हमको चूंकि पीएच निकालना है तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन आयन को कंसीडर करें। हम हाइड्रोजन आयन को एक तरफ ले जाएं तो H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसका नेगेटिव लॉग ही क्या होगा, पीएच होगा, इसका नेगेटिव लॉग ही क्या होगा, पीएच होगा। ये इक्वल हो जाएगा Ka इंटू CH3COOH, जो कि एक एसिड है, जो कि एक वीक एसिड है, डिवाइडेड बाई ये Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और वो वाला वीक एसिड का एक्टिव मास CH3COOH डिवाइडेड बाई ये इसका कॉन्जुगेट बेस CH3COO नेगेटिव।
क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, हम इसको जनरलाइज करके लिखते हैं कि किसी भी वीक एसिड का जो बफर होगा या किसी भी वीक एसिड के बफर में जो एसिड का इक्विलिब्रियम होगा, उसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम होगा, वो किस तरह से होगा, वो होगा एक जनरलाइज इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिख रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल Ka, जो भी आप वीक एसिड लेंगे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऊपर क्या है एसिड, एक्टिव मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये एक जनरल इक्वेशन हमको मिल गया जो सभी एसिड के लिए या सभी एसिड सॉल्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इधर खिसका लेते हैं। अब हमको जो भी इक्वेशन मिला है इसका हम क्या करें, दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लें। इसका क्या करें, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ K। कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? माइनस लॉग एसिड एक्टिव मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो लॉग एक्टिव मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो उसके कॉन्जुगेट बेस का एक्टिव मास। अब हमको ये पहले प्रीवियस नॉलेज से मालूम है कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होता है बताओ, ये pH होता है, और माइनस लॉग ऑफ K क्या होता है, pK होता है। तो अगर ये वैल्यू मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन में लिख दूं तो हमको क्या मिल जाएगा जरा बताओ, इसमें फिर से लिख दूं तो ये हो जाएगा pH इक्वल pK, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की जगह मैंने pH लिख लिया, माइनस लॉग ऑफ K की जगह मैंने pK लिख लिया, माइनस log of acid active mass of acid divided by active mass of that conjugated base, conjugate base। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया जिसे हम क्या कहते हैं, हैंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसे बेटा, हैंडरसन इक्वेशन। अगर हम इस नेगेटिव को प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं pH इक्वल pKa प्लस, अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो कॉन्जुगेट बेस ऊपर पहुंच जाएगा और एसिड नीचे आ जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एसिड, एक्टिव मास ऑफ एसिड। तो ये हमको हैंडरसन इक्वेशन मिल गया, किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। और इस इक्वेशन की हेल्प से, हैंडरसन इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं। क्लियर, ये नोट कर लिया है सभी बच्चों ने, ठीक है। इसके बाद मैं बेसिक बफर के लिए हैंडरसन इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं। किसके लिए ड्राइव कर रहा हूं, बेसिक बफर के लिए। जैसे हमने एसिडिक बफर के अंदर एक रियल एग्जाम्पल से चालू किया था, बेसिक बफर को भी मैं एक रियल एग्जाम्पल की हेल्प से चालू कर रहा हूं। और इसके लिए बहुत कॉमन जो एग्जाम्पल है बेसिक बफर का, बताओ क्या है वो, NH4OH प्लस NH4Cl। वेरी नाइस, NH4Cl। जैसे एसिडिक बफर में दो सब्सटेंस थे, वैसे ही इसमें भी दो सब्सटेंस है। बेसिक बफर में एक वीक बेस है और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन में बिहेवियर कैसा होगा, तो आपको मालूम है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये बीइंग अ वीक बेस थोड़ा सा डिसोसिएट होके क्या देगा, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये टोटली आयोनाइज होके क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। चूंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है इसलिए हमारे काम का नहीं है इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको तो हटा देते हैं और इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो इसके लिए अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो क्या आएगा बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इक्वल हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NH4 पॉजिटिव
इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई NH4OH, एक्टिव मास ऑफ बेस NH4OH। हमको pH फाइंड करना है, हमको क्या निकालना है, pH फाइंड करना है। तो pH फाइंड करने के लिए, चूंकि यहाँ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन तो है नहीं, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, तो हम इससे POH फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, POH फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको अलग कर लेते हैं। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल कितना हो जाएगा, Kb इंटू एक्टिव मास ऑफ बेस NH4OH डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट एसिड NH4 पॉजिटिव, कॉन्जुगेट एसिड NH4 पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करके लिखूं तो ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन, किसी कोई भी बेस जो यूज करेंगे उसमें OH नेगेटिव आयन होगा, उसका एक Kb होगा और इनटू एक्टिव मास ऑफ बेस, एक्टिव मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो एक हमको जनरल इक्वेशन मिल गई जो हमने किससे ऑब्टेन किया है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से ऑब्टेन किया है। अब थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, उसको इस साइड खिसका लेता हूं, किसी भी बच्चे को उसमें कोई समस्या या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, ये जो इक्वेशन हमको मिला है इसमें दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले रहा हूं। तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ, मुझे मिलने वाला है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, माइनस लॉग ले रहे हैं, तो माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। उसके बाद क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ Kb इक्वल माइनस लॉग ऑफ Kb। उसके बाद माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंजुगेट, एक्टिव मास ऑफ कंजुगेट एसिड। तो एक्टिव मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कंजुगेटेड एसिड। क्लियर। अब हमको प्रीवियस नॉलेज है हमारी, जो हमको पहले से जानकारी है कि माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, अनुज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना होता है जरा बताओगे। माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, ये POH के बराबर होता है, POH। ठीक ऐसा ही माइनस लॉग ऑफ Kb, बात नहीं, माइनस लॉग ऑफ Kb किसके इक्वल हो जाएगा, PKb के, किसके इक्वल हो जाएगा, PKb। हो गया। अब हम क्या करें जरा बोलो जल्दी से, कैसे लिखें इसको। हाँ वेरी गुड, क्या लिखें, POH इक्वल, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की जगह मैंने POH लिख दिया, इसकी जगह PKb लिख दूं, माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ, हाँ सभी बच्चे बोले, बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड। वेरी नाइस, कॉन्जुगेट एसिड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर इस माइनस की जगह प्लस लिखना चाहते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, POH इक्वल PKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय बेस। कॉन्जुगेट एसिड का जो एक्टिव मास है वो एक्चुअल में जो सॉल्ट का एक्टिव मास दिया हुआ होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई बार क्या होता है, सॉल्ट दिया है तो वो सॉल्ट से ही हमको कॉन्जुगेट एसिड मिलता है, जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उतना कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो लिखते हैं। तो कई बार सॉल्ट लिखा हुआ होता है, कई बार कॉन्जुगेट एसिड लिखा होता है, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये हमको क्या हो गया, POH मिल गया। अगर POH आ गया है तो हम pH तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे pH बताओ बेटा। pH इक्वल होता है 14 माइनस POH। कैसे आ जाता है, 14 माइनस POH आ जाता है। तो ये हेंडरसन इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बफर सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं, pH फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक बफर के लिए pH फाइंड करने का हो गया, और ये किसका हो गया, एसिडिक बफर के लिए हो गया। तो ये हेंडरसन इक्वेशन हमने निकाला किसके लिए है, कि pH ऑफ बफर सॉल्यूशन,
पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पीएच बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंडरसन इक्वेशन का यूज करते हैं। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं कराने वाला हूं। तो देखो इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ लो।